गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो पिछले लेक्चर में हम न्यूटन की गति का पहला नियम देख चुके हैं। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम था वो बेसिकली जड़त्व के कंसेप्ट को बताता है कि कोई वस्तु स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या गतिमान है वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहला नियम था वो हमें बल की परिभाषा को बताता है। लेकिन हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात करें तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमें बल के परिमाण को बताता है, यानी बल का आंकिक मान कितना होगा। तो देखो देखते हैं न्यूटन की गति का हम द्वितीय नियम। तो देखो न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। यानी जितना उस पर बाह्य बल लगेगा उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन होगा समय के साथ। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी समय का डिवाइड करना है हमें। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जहां P बराबर वस्तु का क्या है, संवेग, और T बराबर है समय, F है बल। यहां से देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक यूज करते हैं, और यहां नियतांक यूज करते हैं क्या, K। तो यह आ जाता है F बराबर K dP अपॉन dt। अब देखो जो K है यहां K बराबर है नियतांक, और इस नियतांक का मान मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। इसके अलावा जब इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, यानी लैब में इसकी एक वैल्यू निकाली जाती है, एक फिक्स वैल्यू निकाली जाती है, वो अलग अलग मात्रक पद्धति में मान अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो K का मान निकाला जाता है प्रयोगों से, तो प्रयोगों से K का मान आता है, एक ध्यान रखना है यहाँ पे। जब हम MKS पद्धति में बात करेंगे तो वहां प्रयोगों से K का मान कितना आता है, एक। यानी हम यहाँ K की वैल्यू रखें तो F बराबर हमारे पास आ जाता है dP अपॉन dt। अब dP अपॉन dt में P क्या है यहाँ पे, संवेग। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, m इंटू V, द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग के बराबर। इसको यदि हम यहाँ पे रख दें तो देखो F बराबर ये आ जाएगा mv अपॉन dt। तो यहां द्रव्यमान और वेग दोनों वेरिएबल है, तो इसका हमें अवकलन करना है। देखो इसका अवकलन हम कैसे कर सकते हैं, एक बार यदि हम द्रव्यमान को नियत रखें तो द्रव्यमान बाहर आ जाएगा dv अपॉन dt, प्लस यदि हम वेग को नियत रखें तो यह आ जाएगा dm अपॉन dt। तो ये दोनों कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। ये जो dm अपॉन dt द्रव्यमान में लगी यदि लगातार परिवर्तन हो तब हम यूज करते हैं, और ये वाला कंसेप्ट है ये अधिकतर रॉकेट वाले केस में हम काम में लेंगे, या लदान पट्टिका वाले में जहां द्रव्यमान लगातार बदलता है। लेकिन सामान्य स्थिति में हम देखें, जैसे कोई किसी कार की बात करें, किसी मनुष्य की बात करें, तो वहां द्रव्यमान में चेंज नहीं आता, और द्रव्यमान में चेंज नहीं आता तो dm अपॉन dt में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। तो F बराबर आ जाता है m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt है वेग में परिवर्तन की दर। हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt त्वरण के इक्वल होता है, a के इक्वल। तो यहां से F बराबर आ जाता है m। यह आ जाता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला, F बराबर m है। यानी यहां से हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो यहां से स्पष्ट है कि द्वितीय नियम से हमें बल के आंकिक मान का, बल के परिमाण का पता चलता है, और वो किसके बराबर है, F बराबर m है।
तो देखो यहाँ पे यदि हम इसके उदाहरण देखें कुछ द्वितीय नियम के, तो हम देख सकते हैं कि बल का परिवहन कैसे इफेक्टिव रहता है। जैसे जब क्रिकेट के गेम में कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। उसका रीजन क्या है? यदि वो एक ही जगह पे हाथों को रखेगा तो जब बॉल उसके हाथों से टकराएगी तो जो मंदन बल है, मंदन बल, इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हाथों में चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए अपने हाथों को नीचे खींचता है। इसी प्रकार से हम आगे जाके देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति नीचे कूदता है, फर्श पे, पक्के फर्श पे कूदता है तो उसे ज़्यादा चोट लगती है, बजाय वो रेत में कूदता है तो उसे कम चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जो संवेग में परिवर्तन की दर है ना, ये आवेग के बराबर भी होता है, इम्पल्स आवेग। और आवेग वाले कंसेप्ट में हम ये चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब क्रिकेट का खिलाड़ी है वो किसी गेंद को पकड़ता है तो वो उसको अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है, जिससे उस पर चोट ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F बराबर M है। यहाँ से बल के मात्रक की हम बात करें, F का मात्रक, तो देखो जनरली F का जो SI मात्रक हम काम में लेते हैं वो है न्यूटन, न्यूटन कैपिटल N। ये देखो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम था, उसके सम्मान के लिए यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन रखा जाता है। यदि हम फॉर्मूले से निकालें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था। बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन के सम्मान के लिए बल का क्या मात्रक लिया जाता है? न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे। इसकी वीमा की हम बात करें तो देखो वीमा यहां से निकालेंगे हम। यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है यानी M1, मीटर आ रहा है तो L1, और समय के स्क्वायर का भाग लग रहा है यानी T-2, तो M1 L1 T-2। इसके CGS मात्रक की हम बात करें, CGS, तो देखो CGS मात्रक इसका यूज किया जाता है डाइन, डाइन, यानी डाइन को भी यहां पे हम यदि डिफाइन करें तो हो जाएगा ग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये इसका CGS मात्रक जो डाइन में हम वैल्यू देखते हैं। जब इन वैल्यू को देखो दोनों को इक्वल हम करते हैं तो यहां से रिजल्ट आता है 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। ये इनमें एक रिलेशन आ जाता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब यहां से कई बार आपसे 1 न्यूटन और 1 डाइन की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि 1 न्यूटन का मान कितना होगा और 1 डाइन का मान कितना होगा, इनकी परिभाषा क्या होगी। तो देखो 1 न्यूटन को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, M बराबर 1 किलोग्राम और A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यदि हम ले लें तो हम कह सकते हैं यदि किसी 1 किलोग्राम की गेंद का 1 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन के बराबर होता है। यानी 1 किलोग्राम की वस्तु पर त्वरण का मान यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन कहलाता है। ऐसे एक डाइन को यदि हम डिफाइन करें तो एक डाइन होगा कि 1 ग्राम की वस्तु का त्वरण यदि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 1 ग्राम की वस्तु का त्वरण यदि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उस वस्तु पर लगने वाला बल 1 डाइन के बराबर होता है। इसी प्रकार FPS पद्धति भी एक आती है जो बहुत कम प्रचलित है, FPS, उस पे होता है इसका मान पाउंडल, पाउंडल मात्रक, पाउंडल में काम में लेते हैं। तो ये अलग अलग पद्धतियों में बल के मात्रक हो गई, बल की विमा हो गई। देखो इसके अलावा यदि हम बल का कंसेप्ट देखें तो बल और एक राशि आती है भार, भार। तो बल और भार में क्या अंतर रहता है? भार होता है W, तो देखो W को लिखा जाता है W बराबर mg भार, W बराबर mg, यानी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जितना बल कार्य करता है वो उसका भार कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वस्तुओं पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? भार। यदि हम देखें m का मान ले लें 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की वस्तु पे कितना भार लगाती है तो उसको न्यूटन में हम निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम
kg इंटू इसको लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो त्वरण का मान रहता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां से W आ जाएगा हमारा 9.8 इंटू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर में। और अभी हमने देखा है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर न्यूटन के बराबर आता है, यानी W बराबर हो गया 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम जिस वस्तु का भार है उस पर कितना बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी कितना बल लगाती है, 9.8 न्यूटन का बल लगाती है। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का भार और बल दोनों अलग अलग होते हैं। भार को हम बल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन भार एक्चुअली बल नहीं है, ये ध्यान रखना है। भार किलोग्राम मात्रक में मापा जाता है, अलग है। बल न्यूटन में मापा जाता है, ये उससे क्या है, अलग। तो ये हमारा हो गया न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इसके बाद देखो यदि हम बात करें सिंपल सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम की, तो हम सब जानते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी किसी सरफेस पे हम जितना बल लगाते हैं उस सरफेस द्वारा भी हमें उतना ही बल प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो किसी सरफेस पे रखी है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण इस पे नीचे की तरफ लगता है mg, और इस mg के कारण सरफेस द्वारा ऊपर की ओर लगता है r। इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं r। तो r बराबर यहां पे क्या आ जाता है, mg। यानी ये दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु क्रिया और प्रतिक्रिया बल का पालन करती है, यानी जितनी क्रिया होगी उतनी ही क्या होगी, प्रतिक्रिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस न्यूटन के गति के तृतीय नियम को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।